हेलो स्टूडेंट, ईवीएस स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम 2015 के पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में एधा का मुख्य कार्य है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 पौधों में एधा का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ऑप्शन बी टूटे फूटे की मरम्मत करना, ऑप्शन सी जल का स्थानांतरण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन में सहायक। तो पौधों में एधा का मुख्य कार्य यानी पौधों में कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन का स्थानांतरण करता है। यह पौधों के तने में मौजूद वह ऊतक यानी टिश्यू होता है जो फ्लोएम और जाइलम के बीच पाया जाता है और द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें जो ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन में सहायक, तो यह प्रक्रिया पत्तियों के रंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा होती है। फिर ऑप्शन सी जल का स्थानांतरण, यह कार्य जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। फिर ऑप्शन बी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना, पौधों की छाल और अंदरूनी हिस्सों की वृद्धि करके यह मरम्मत और मोटाई बढ़ाने का काम करता है। फिर ऑप्शन ए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि पौधे जो होते हैं फ्लोएम ऊतक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाया जाता है और एधा यानी कैम्बियम इसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौधों में फ्लोएम टिश्यू द्वारा उसके विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाया जाता है और कैम्बियम इसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है कि पौधों में एधा यानी कैम्बियम का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। ऑप्शन ए फ्यूनेरिया, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी मार्केंसिया, ऑप्शन डी रिक्सिया। तो ऑप्शन ए फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया ये सब जो होते हैं ये ब्रायोफाइटा समूह के पौधे हैं जिनमें कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे लाइकेन होते हैं। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक ऐसा जटिल और सहजीवी पौधा है जो शैवाल यानी एल्गी और कवक के परस्पर सहचर्य यानी साथ रहने से बनता है। इस संबंध में दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें शैवाल का कार्य होता है कि शैवाल जो यानी एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करता है जो फंजाई के न्यूट्रिशन यानी पोषण का काम करता है। फिर इसमें जो फंजाई का काम होता है यानी फंगस जो होता है वो शैवाल को रहने के लिए स्थान, नमी और बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइकस में परागकण होता है। इसमें ऑप्शन ए कीटों द्वारा, ऑप्शन बी वायु द्वारा, ऑप्शन सी जल द्वारा, ऑप्शन डी चिड़ियों द्वारा। तो फाइकस का जो पेड़ होता है वो गूलर, पीपल, बरगद का पेड़ है। इनमें जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से कीटों यानी वेब्स के द्वारा होती है। इसमें जो ऑप्शन डी है चिड़ियों द्वारा, तो चिड़िया जो होती हैं वो परागकण उन फूलों में होता है चिड़ियों के द्वारा जो बड़े चमकीले और मकरंद यानी नेस्टर से भरपूर होते हैं, जैसे सेमल, फाइकस के फूल जो जैसे सेमल, जो सेमल के फूल होते हैं उनमें चिड़ियों द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसमें जो फाइकस के फूल होते हैं उसमें ये जो फूल होते हैं वो छिपे हुए होते हैं, इसलिए चिड़ियों द्वारा इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। फिर आता है ऑप्शन सी जल द्वारा यानी हाइड्रोफिलस। जल परागण यानी वाटर पॉलिनेशन
केवल जलीय पौधे जैसे वैलीसनेरिया या हाइड्रिला में होता है, जबकि फाइकस एक टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर उगने वाला पेड़ है, तो इसमें जल द्वारा नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी वायु द्वारा, इसे कहते हैं एनिमोफिलस। वायु परागण यानी जो एयर पॉलिनेशन होता है उन पौधों में होता है जिनके परागकण बहुत हल्के और सूखे होते हैं, जैसे घास या मक्का। लेकिन जो फाइकस के फूल के अंदर बंद होने के कारण हवा यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए कीटों द्वारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फाइकस प्रजाति के पौधे जैसे गूलर या पीपल में एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, जिन्हें हाइपेथोडियम कहते हैं। इसके अंदर नर और मादा फूल बंद रहते हैं। इस बंद संरचना के भीतर परागण यानी पॉलिनेशन करने के लिए एक विशेष प्रकार का कीट जिसे ब्लास्टोफैगा ततैया यानी ब्लास्टोफैगा वेप्स कहते हैं, ये इसके अंदर प्रवेश करता है। यह कीट अंडे देने के लिए इसके अंदर जाता है और उसी दौरान परागण यानी पॉलिनेशन की क्रिया को पूरा करता है। इसे सिम्बियोसिस का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है कीटों द्वारा फाइकस में पॉलिनेशन होता है, यानी कीटों द्वारा फाइकस में परागण होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेस्टिजियल आर्गन यानी मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? तो ऑप्शन ए कर्ण पल्लव पेशियां, ऑप्शन बी कर्ण पल्लव, ऑप्शन सी क्षुद्रांत, ऑप्शन डी दांत। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत है और ऑप्शन डी दांत, ये अंग वर्तमान में भी मनुष्य के लिए भोजन पचाने और चबाने के लिए बेहद उपयोगी हैं। ये कोई वेस्टेजियल यानी अवशेषी अंग नहीं है। फिर आपका आ गया बी कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव यह भी अवशेषी अंग नहीं है क्योंकि यह कान का बाहरी दृश्यमान हिस्सा है। यद्यपि इसका आकार छोटा हो गया है, यह ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने में मदद करता है, इसलिए इसे पूरी तरह से अवशेषी नहीं माना जाता है। फिर आपका आ गया ऑप्शन ए कर्ण पल्लव पेशियां। ये पेशियां जो होती हैं वो कान के बाहरी हिस्से यानी पिन्ना जो होती है, ये कान के बाहरी हिस्से को हिलाने वाली ये मांसपेशियां इंसानों में अवशेषी होती हैं। कुत्ते, बिल्ली और बंदर जैसे जानवर अपने कानों को आवाज की दिशा में घुमाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मनुष्य में इसका उपयोग नहीं है। तो अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं जो हमारे पूर्वजों में पूरी तरह से विकास और उपयोगी थे, लेकिन इवोल्यूशन और खान पान में बदलाव के कारण अब शरीर में इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं बचा है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है कर्ण पल्लव पेशियां, कर्ण पल्लव पेशियां ये मनुष्य का एक अवशेषी अंग होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए पसलियां, ऑप्शन नंबर बी उदर पेशियां, ऑप्शन नंबर सी डायाफ्राम, ऑप्शन नंबर डी लैरिंक्स। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है पसलियां यानी रिब्स, ये सांस लेते समय वक्षगुहा यानी चेस्ट कैविटी को फैलाने और सिकोड़ने में मदद करती है, तो ये श्वसन अंग है। फिर ऑप्शन बी उदर पेशियां, एब्डोमिनल मसल्स गहरी सांस लेने और छोड़ने के दौरान दबाव बनाकर श्वसन में सहायता करती हैं, ये भी श्वसन में सहायक होती हैं। फिर ऑप्शन सी डायाफ्राम, डायाफ्राम यह स्तनधारियों का मुख्य श्वसन अंग है, जिनके ऊपर नीचे होने से फेफड़े में हवा भरती है और बाहर निकलती है। फिर आपका आ गया ऑप्शन डी लैरिंक्स। लैरिंक्स जो होते हैं मैमल्स में सांस लेने यानी श्वसन की प्रक्रिया में तो इनका कोई सहयोग नहीं होता है। लैरिंक्स केवल एक ध्वनि बॉक्स यानी वॉइस बॉक्स होता है जो
आवाज निकालने में मदद करता है। तो इसमें जो होता है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि स्तनधारियों में ये कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं है, तो लैरिंक्स जो होता है वो श्वसन में सहायक नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है मोनोसाइट, मोनोसाइट जो होते हैं ये श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और रोगों से लड़ने का कार्य करती है। फिर आपका ऑप्शन ए है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, आरबीसी। तो इसका जो मुख्य कार्य है यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। प्लेटलेट, प्लेटलेट का कार्य क्या है? जब भी शरीर में कोई चोट लगती है या रक्त वाहिका ब्लड वेसल कट जाती है तो चोट वाली जगह पर प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं और विकर्णीकरण यानी डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया के दौरान थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को मुक्त करते हैं। फिर यह स्रावित थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में मौजूद अक्रिय प्रोटाम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिससे अंततः रक्त का थक्का बनता है और बहता हुआ खून रुक जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट से रक्त स्पंदन के लिए प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी पीलिया। तो इसमें जो पीलिया होता है, पीलिया है यह आपका विकल्प जो है ये गलत है, क्योंकि पीलिया मुख्य रूप से लीवर यानी यकृत की बीमारी या हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण होता है। इनमें शरीर में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा और आंखें पीली दिखने लगती हैं। फिर ऑप्शन सी टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है ये एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है। यह साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर ऑप्शन ए मलेरिया, और यह भी विकल्प गलत है, क्योंकि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से इंसान में फैलता है। फिर आपका ऑप्शन बी पेचिस, पेचिस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पेचिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होती है एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। यह मानव की बड़ी आंत में रहता है। इसके कारण पेट में ऐंठन, दस्त और मल के साथ खून या बलगम म्यूकस आने जैसी समस्या होती है। यह दूषित पानी और भोजन के जरिए फैलता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम जो है वो पेचिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिक्रेटिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी पैथोजन। तो ऑप्शन सी जो है एमाइलेज, एमाइलेज जो है यह एक पाचक एंजाइम है जो हमारी लार और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में पाया जाता है। इसका काम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना है। फिर ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, यह एक हार्मोन है जो मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं में स्तनपान के दौरान दूध उत्पादन को बढ़ावा देता है। फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सिक्रेटिन,
सिक्रेटिन जो है यह एक हार्मोन है जो हमारी छोटी आंत में बनता है। यह पाचन क्रिया में मदद करता है, न कि बीमारी फैलाता है। फिर आपका हो गया ऑप्शन डी, पैथोजन। पैथोजन जो होता है यह बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी को वैज्ञानिक भाषा में पैथोजन या रोगजनक कहा जाता है। यह शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो जो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर जो होता है इसमें हरे पौधे और शैवाल आते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। फिर उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। जो जीव सीधे तौर पर इन हरे पौधों यानी उत्पादकों को खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। चूंकि ये केवल पौधे खाते हैं इसलिए ये शाकाहारी यानी हर्बीवोरस होते हैं। जैसे आपका गाय, हिरण, खरगोश, टिड्ढा इत्यादि जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। फिर आपका आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं ये जीव शाकाहारी जीवों प्राथमिक उपभोक्ता का शिकार करके उन्हें खाते हैं, इसलिए ये मांसाहारी होते हैं। जैसे मेढक, सियार, बिल्ली इत्यादि जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। फिर उसके बाद आपका है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर जो होता है यह मृत पदार्थों को नष्ट करने वाला सूक्ष्म जीवी होता है। तो इसको ये जो होता है ये सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक होते हैं जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को सड़ाकर उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम होता है यानी ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये एक खाद्य श्रृंखला होती है जो ऊर्जा और पोषण के प्रवाह के आधार पर जीवों को अलग अलग स्तरों में बांटता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन डी अपघटक, यह मृत पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ये उन जीवों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं यानी ये मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ये पौधे होते हैं जो खुद भोजन बनाते हैं, शाकाहारी जीव नहीं होते हैं। फिर आया आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। तो जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को ऑप्शन ए टर्टेरियम में सुरक्षित रखा जाता है, ऑप्शन बी वाइबेरियम में, ऑप्शन सी एक्वेरियम में, ऑप्शन डी चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर जो होता है यहाँ बड़े और जंगली जानवर जैसे शेर, हाथी, पक्षी आदि जो को कृत्रिम या प्राकृतिक घेरों में रखा जाता है, न कि जमीन के अंदर रहने वाले छोटे कीड़ों को। फिर आपका ऑप्शन सी है एक्वेरियम। एक्वेरियम जो होता है इसका उपयोग विशेष रूप से पानी में रहने वाले जीवों जैसे मछली, कछुए और जलीय पौधों को रखने और सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। फिर इसमें ऑप्शन बी वाइवेरियम, यह एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी भी जीव या पौधों के अनुसंधान या अवलोकन के लिए प्राकृतिक स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। फिर आपका है ऑप्शन ए टेरिटेरियम। टेरिटेरियम जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यह कांच या पारदर्शी सामग्री से बना एक छोटा बंद या खुला कंटेनर होता है जिसमें मिट्टी, छोटे पौधे और जमीन के अंदर या सतह पर रहने वाले छोटे जीवों जैसे कछुए, घोंघे या कीड़े मकोड़े को उनकी प्राकृतिक वातावरण
की तरह सुरक्षित रखा जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित एक्वेरियम में रखा जाता है। दैट्स ऑल।